पाकिस्तानी एयर बेसिस से टकराए भी, जिनमें से मोलारी एयर बेस में एक मिसाइल हैंगर पर गिरा। इससे एक तैयारे के विंग को पार्शल रिपेयरेबल नुकसान पहुंचा। 9 और 10 मई की रात इस्लामाबाद में चकलाला की नूर खान एयर बेस पर भी धमाके सुने गए। इसके अलावा मुसहफ, रफीकी, सियालकोट, पसरूर और चंद दीगर बेसिस पर भी बिल्डिंग्स और रनवेज को मामूली नुकसानात पहुंचे। भारत ने लाहौर और कराची में 2 पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी टारगेट करने का दावा किया, लेकिन हकीकत ये थी कि ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स डेकोआइज थे, सिर्फ धोखा देने के लिए मॉडल्स रखे हुए थे, ये हकीकी सिस्टम्स नहीं थे। रियल सिस्टम्स कई दिन पहले दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिए गए थे और भारतीय इंटेलिजेंस इस डिसेप्शन में आ चुकी थी। इसी तरह इंडियन आर्मी ने रहीम यार खान में सिविलियन शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। हालांकि ये एयरपोर्ट अक्सर अरब मेहमानों की आमद के अलावा कम ही इस्तेमाल होता था। जब 4 दिन तक भारत पाकिस्तान के अंदर एग्रेशन शो करता रहा और पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा जवाब नहीं दिया गया, तो इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर यह सवाल हर जहन में आने लगा कि आया पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत भी रखता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहता। ज़ाहिर है इसकी एक वजह तो हम बता चुके कि पाकिस्तान इंडियन एग्रेशन को एग्जॉस्ट कर रहा था। दूसरी वजह यह थी कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा था कि वो इंडिया को रिस्पॉन्स ना करे। मगर जब 4 दिन मुसलसल अटैक ने पाकिस्तान को खुला जवाब फराहम कर दिया कि उसे रिस्पॉन्स करना ही है, तो पाकिस्तान ने फुल माइट से रिस्पॉन्स किया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडियन एग्रेशन का रिस्पॉन्स ऑपरेशन बुनियान मरसूस स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May at the time of Fajr, ऑपरेशन को इंडियन हमलों में शहीद होने वाले 7 पाकिस्तानी बच्चों हवा, उर्वा, मोहम्मद, उवैम, उमर, मूसा और इर्तजा के नाम किया गया। जिन लॉन्चर से इंडिया पर मिसाइल दागे जा रहे थे, उन पर इन शहीद बच्चों के नाम दर्ज किए गए। इंडियन आर्मी ने रात के वक्त ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जबकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस दिन की रोशनी में शुरू किया। इसमें पाकिस्तान के 2 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि इंडिया पर अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी, फौजी बर्तरी साबित की जाए और बताया जाए कि अगर इंडिया जंग को मजीद आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान के पास वो तमाम टूल्स, ट्रेनिंग्स और इरादा मौजूद है जिससे भारत को उसके अंदाजों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दूसरा मकसद ये कि उन तमाम जगहों पर सिंबॉलिक अटैक्स किए जाएं जहां से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले हुए थे। सिंबॉलिक इसलिए कि एस्केलेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी था, बहुत बड़ा नुकसान कर देने से जंग हाथ से निकल भी सकती थी। मैच्योर आर्मीज ऐसा ही करती हैं, और अगर आप गौर से देखें तो इंडिया भी 4 दिन तक करीब करीब यही करता रहा था। तो खैर ये इंडियन टारगेट्स, जैसा कि आप पिछली किस्त में देख चुके हैं, भारत के अंदर नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में नलिया तक फैले हुए थे, शुमाल से जनूब तक। ये कुल मिलाकर कम से कम 36 इंस्टॉलेशंस बनती थी जिन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस ने टारगेट किया। इनमें से बहुत सौ की वीडियोस भी हासिल करके फैलाई जा रही थी जिनमें इंडियन टारगेट्स हिट हुए और वहां से धुआं और आग नजर आ रही थी। वॉर के पहले ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी मिलिट्री बर्तरी साबित करने के लिए, पाकिस्तान ने इंडिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम रशियन S-400 को इनइफेक्टिव करके प्रिसाइजली हिट किया। जिसका मतलब था कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जो इंडिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकती है। इसके लिए पाकिस्तानी फोर्सेज ने इंडियन बेसिस आदमपुर और भोज पर हमले किए। इन 2 जगहों पर इंडिया का रशियन S-400 सिस्टम नस्ब था जिसे बाईपास करके हिट किया गया। बहुत से लोग इंडिया और पाकिस्तान में पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल पाकिस्तानी पायलट्स चीन के पास मौजूद S-400 बैटरीज पर भरपूर ट्रेनिंग कर चुके थे। उन्होंने इस सिस्टम की खूबियों और खामियों को अच्छी तरह समझा था और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में इसे तबाह करने की प्रैक्टिस भी कर चुके थे। इसी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने चाइनीज CM-400 मिसाइल्स हासिल किए थे। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स दरअसल अपने टारगेट के रेडार सिग्नल्स को पकड़ता है और फिर इसी को फॉलो करते हुए अटैक करता है। इससे बचने का अब यही तरीका होता है कि दुश्मन अपना रेडार ऑफ रखने का रिस्क ले और किसी दूसरे जराये से आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करे। मगर 10 मई को इंडिया के S-400 सिस्टम का रेडार ऑफ नहीं था, ऑन था। गालबन उन्हें ये इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि पाकिस्तान के पास इसे हिट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है।
इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी थंडर तैयारों ने CM-400 मिसाइलों से आदमपुर और भोज पर खड़े दोनों S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। इन खास मिसाइलों ने इंडियन रेडार सिग्नल्स को फॉलो करते हुए आवाज की रफ्तार से 4 या 5 गुना मार्क 4 या मार्क 5 की स्पीड से इन दोनों सिस्टम्स के रेडार वाले हिस्से को तबाह कर दिया। अगले रोज 11 मई को एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ आदमपुर बेस पर S-400 की लोकेशन भी दिखाई थी। ये भी बताया था कि इसे कैसे ट्रैक किया गया और उसकी लोकेशन कंफर्म करने के बाद इस सिस्टम को प्रिसाइजली एक्यूरेटली कैसे हिट किया गया। बाय द वे, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी दावे को झुटलाने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने बाद में आदमपुर बेस का दौरा किया और वहां एयरफोर्स के अमले से खिताब भी किया। उनकी तकरीर के दौरान बैकग्राउंड में S-400 का लॉन्चर खड़ा किया गया था। दरअसल वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि S-400 सिस्टम महफूज है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने इस लॉन्चर को निशाना बनाया ही नहीं था। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी कि वो S-400 को फेल करने की सलाहियत रखता है और इसकी मौजूदगी में इसके करीब किसी भी कंपोनेंट को हिट कर सकता है, और इसीलिए रेडार सिस्टम को तबाह करके पाकिस्तान ने ये दिखाया था। यही वजह है कि इस सिस्टम का रेडार कंपोनेंट PM मोदी की तकरीर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान बता चुका था कि उसने किस चीज को निशाना बनाया है। अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को गलत साबित करना चाहते थे तो उन्हें रेडार सिस्टम दिखाना चाहिए था, ना कि लॉन्चर्स। S-400 को फेल करने के अलावा पाकिस्तान ने मिलिट्री सुपीरियरिटी का एक और अलामती तासुर भी दिया। वो कार्रवाई ये थी कि दर्जनों पाकिस्तानी ड्रोन्स नई दिल्ली, गुजरात में नरेंद्र मोदी के होम टाउन वाडनगर और कई दीगर शहरों तक पहुंचे। ये मुसल्लह आर्म ड्रोन्स कई घंटों तक आज़ादी से इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और अहम इमारतों के करीब परवाज करते रहे। भारत इन ड्रोन्स को ना गिरा सका और ना ही